मैं डॉक्टर आर के पुरोहित आपका स्वागत है। आज नए अध्याय की चर्चा करें। राजनीतिक दल। राजनीतिक दल, राजनीति क्या है? विवादों के समाधान का उपाय। राजनीति विवादों का अध्ययन करता है। जहां पर एक से अधिक व्यक्ति होंगे, विवाद होगा। विवाद का समाधान कैसे होगा? यह राजनीति विज्ञान, यह राजनीति बताता है कि समाधान की दिशा इस प्रकार की होगी। अब इसमें जुड़ जाता है दल शब्द। दल क्या है? दल लोगों का समूह है जिनके बीच वैचारिक सैद्धांतिक एकता है, मतैक्यता है कि वे किसी समस्या का समाधान करने के लिए वे विचारों की दृष्टि से एकजुट है। और जब विचारों में एकता की स्थापना होती है, हम उसे दल कहते हैं। लेकिन राजनीतिक दल किसे कहेंगे? जब उसमें संगठन की स्थापना हो जाती है, जब वो संगठित हो जाता है। दल अव्यवस्थित हो सकता है, लेकिन जब उसमें संगठन का भाव आ जाता है तो वह राजनीतिक दल कहलाता है, बशर्ते कि उसका लक्ष्य फिर राजनीति हो जाए। तो लक्ष्य जब राजनीति हो जाता है तब हम उसे राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक लक्ष्य का अर्थ क्या है? कुर्सी। जब एक दल का उद्देश्य कुर्सी प्राप्त करना होता है, सत्ता हथियाना होता है, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक दलों के लिए एकमात्र दृष्टिकोण केवल सत्ता को हथियाना होता है। जिस प्रकार से अर्जुन को चिड़िया की केवल एक आंख दिखती थी, इसी प्रकार से राजनीतिक दलों को केवल कुर्सी दिखती है, सत्ता दिखती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिखता। ये सत्ता प्राप्त करने के लिए, कुर्सी हथियाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। बस उनको कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए, सत्ता हाथ में होनी चाहिए। बाकी सब चीजें तुच्छ हैं। कोई सिद्धांत नहीं, कोई नियम नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं, कोई मर्यादा नहीं, केवल सत्ता हथियाना इनका एकमात्र उद्देश्य है। लेकिन ये सत्ता हथियाने के लिए किसी भी प्रकार के उपायों का सहारा नहीं लेते, केवल संवैधानिक साधनों का सहारा लेते हैं। तो लोगों का समूह जो संगठित हो, जिसमें संगठन हो, संगठन का मतलब जिसमें विभिन्न पदाधिकारी हो, जिसका अपना संविधान हो, जिसकी अपनी नियमावली हो, वो संगठन हुआ। संगठन के पदाधिकारी हों, तब राजनीतिक उद्देश्य के लिए जो समूह कार्य करता है और संवैधानिक साधनों में विश्वास करता है, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। दुनिया में जितने भी प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, सभी प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं का संचालन राजनीतिक दलों के माध्यम से ही हो सकता है। बिना दल के प्रजातंत्र की व्यवस्था का संचालन संभव नहीं है। चाहे अध्यक्षात्मक हो, चाहे संसदीय हो, चाहे एकात्मक हो, चाहे संघात्मक हो, प्रत्येक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है। इसमें अनेक प्रकार की बुराइयां होती हैं। कोई ऐसी बुराई नहीं जो राजनीतिक दल में न पाई जाती हो, लेकिन फिर भी राजनीतिक दलों का होना शासन के संचालन के लिए अनिवार्य माना जाता है। जिस प्रकार से J.S. मिल ने राज्य के बारे में कहा था, राज्य एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक भी है लेकिन बुराई है। इसी प्रकार से राजनीतिक दल भी प्रजातंत्र के लिए एक आवश्यक बुराई है। इसकी चर्चा फिर आगे करेंगे, क्योंकि भारत में बहुदलीय पद्धति है। सैकड़ों की संख्या में दलों का अस्तित्व है और इन दलों के द्वारा किस किस प्रकार से कार्य किया जाता है, इसकी चर्चा हम इस अध्याय के अंतर्गत करेंगे। तो प्रजातंत्र का संचालन करने के लिए, शासन का संचालन करने के लिए राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है। राजनीतिक दलों के माध्यम से जनता अपनी इच्छा को अभिव्यक्त करती है। तो राजनीतिक दल
जनता की इच्छा को अभिव्यक्त करने के एक माध्यम या एक मंच या एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करते हैं। दुनिया में सभी प्रजातांत्रिक देशों में राजनीतिक दल अवश्य हैं। जैसे अमेरिका में जब जॉर्ज वाशिंगटन ने अपना 8 वर्ष का कार्यकाल मतलब 2 कार्यकाल पूरा किया तो उन्होंने अपने विदाई भाषण में 2 बातें कही थी। एक, अमेरिका दुनिया के विभिन्न देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं करेगा, व्यापारिक संबंध भले बनाए। तो इस नीति का पालन अमेरिका में लगभग द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तक होता रहा। और दूसरी बात उन्होंने अपने विदाई भाषण में कही थी, उन्होंने कहा था कि हमारे संयुक्त राज्य में कोई राजनीतिक दल नहीं होने चाहिए। लेकिन उनकी मृत्यु के पहले ही अमेरिका में 2 राजनीतिक दल जन्म ले चुके थे। एक था रिपब्लिकन, दूसरा था डेमोक्रेटिक। अभी भी ये दोनों दल हैं। और इन दोनों का सिद्धांत क्या है? एक दल कहता है कि केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए और दूसरा दल कहता है राज्यों को अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए। बस इसी आधार पर वहां पर 2 दल अभी भी कार्यरत हैं। पहले से जब से अमेरिका का संविधान लागू हुआ कुछ वर्षों के बाद राजनीतिक दलों का अस्तित्व आया और अभी भी अमेरिका में यही 2 राजनीतिक दल मुख्य रूप से अमेरिकन राजनीतिक व्यवस्था का संचालन करते हैं। लेकिन दुनिया के विभिन्न देशों में अलग अलग प्रकार की राजनीतिक दलों की व्यवस्थाएं हैं। तो राजनीतिक दल जनता की इच्छा को, जनता की विचारों को अभिव्यक्त करने के माध्यम के रूप में काम करते हैं और दुनिया के सभी प्रजातांत्रिक देशों में राजनीतिक दल अवश्य ही पाए जाते हैं। वैसे कुछ छोटे छोटे राज्यों में यह व्यवस्था प्राय लागू की गई थी कि दल विहीन प्रजातंत्र को लागू किया जाए। तो बिल्कुल छोटे छोटे देश हैं, जैसे नेपाल में एक बार यह बात चली थी कि दल विहीन प्रजातंत्र की स्थापना की जाए, लेकिन वह ज्यादा सफल नहीं हुआ। तो राजनीतिक दलों का होना शासन के संचालन के लिए अनिवार्य माना जाता है। इसी प्रकार से जनमत का निर्माण और अभिव्यक्ति के भी साधन है। जनमत, जनता की राय, किसी भी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय महत्व के विषय पर जनता की राय क्या है, इसे जनमत कहते हैं। तो जनमत का निर्माण भी राजनीतिक दलों के माध्यम से होता है और राजनीतिक दलों के माध्यम से ही जनमत की अभिव्यक्ति होती है। जनता अपनी राय किसी भी राष्ट्रीय या प्रादेशिक या क्षेत्रीय महत्व के प्रश्न पर अपनी राय क्या रखती है, अपना किस प्रकार से विचार रखती है या क्या विचार करती है, उसके बारे में क्या सोचती है, ये राजनीतिक दलों के माध्यम से ही जनमत का निर्माण भी होता है और जनमत की अभिव्यक्ति भी होती है। देखें इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। विशेषता में सबसे पहले वैचारिक एकता। दल उसे कहते हैं जिसके सदस्यों में एकता हो, विचारों की एकता हो। साधनों की एकता का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन विचारों की एकता का होना जरूरी है। जैसे जब 1885 में कांग्रेस का निर्माण हुआ, कांग्रेस की स्थापना हुई, तो आगे चल करके 1904-05 के बाद इस कांग्रेस में 2 वर्ग उत्पन्न हो गए। एक बड़े अनुभवी और बुजुर्गों का वर्ग था और दूसरा युवाओं का वर्ग था। दोनों ये तो चाहते थे कि हमको स्वराज्य मिलना चाहिए, हमको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन बुजुर्गों और अनुभवियों का कहना था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रखेंगे। जबकि युवाओं का जो समूह था, जैसे लाल बालपाल, इनका सोचना था कि जब तक हम आंदोलन नहीं करेंगे हमको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, इसलिए हम आंदोलन करेंगे। तो इस प्रकार से साधनों के बारे में विभिन्नता हो सकती है, लेकिन विचारों में एकता का होना आवश्यक है। दूसरी विशेषता संगठन। इसमें संगठन का होना बहुत ही आवश्यक है। संगठन का मतलब अध्यक्ष हो, सचिव हो, कार्यकारिणी की स्थापना हो, कार्यकारिणी के सदस्य हो, विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों के पद की स्थापना की जाए, वहां पर लोगों को नियुक्ति की जाए। नियुक्ति मतलब निर्वाचन के द्वारा पद दिया जाए। उस राजनीतिक दल का अपना एक संविधान हो, संविधान मतलब अपनी एक नियमावली हो
और उस नियमों के अनुसार दल का पूरा कामकाज चलता हो, इसे संगठन कहते हैं। तो संगठन का होना भी आवश्यक है। बिना संगठन के दल का संचालन संभव नहीं है। तीसरा है संवैधानिक साधन। राजनीतिक दल वे हैं जो संवैधानिक साधनों में विश्वास करते हैं। तोड़ फोड़, विध्वंसात्मक कार्यवाही, बम विस्फोट, रेलवे पटरी उखाड़ना, बम फेंकना, ये संवैधानिक साधन नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होकर के आंदोलन करना, हड़ताल करना, प्रदर्शन करना, जुलूस निकालना, रैली निकालना, किसी चीज का विरोध करना, ये सब संवैधानिक साधन के अंतर्गत आते हैं। तो राजनीतिक दलों का विश्वास संवैधानिक साधनों में होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दलों का निर्माण शासन के संचालन के उद्देश्य से किया जाता है। इसलिए शासन को उखाड़ फेंकने का भाव किसी भी राजनीतिक दल में नहीं होना चाहिए। चौथा है राष्ट्रीय हित की वृद्धि। राजनीतिक दल संवैधानिक साधनों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्र के हित की वृद्धि का कार्य करते हैं। किस प्रकार से राष्ट्र का हित पूरा हो, किस प्रकार से राष्ट्र विकास के पथ पर तेजी से चले, इसके राजनीतिक दल काम करते हैं। फिर निश्चित राजनीतिक विचारधारा, निश्चित आर्थिक नीति। निश्चित राजनीतिक विचारधारा का मतलब यह है कि वह राजनीतिक दल किस प्रकार की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ता है। जैसे कांग्रेस ने अपनी विचारधारा बता दिया, हम पंथ निरपेक्ष हैं, और इसका विरोध करने वाले जितने भी हैं सबको उसने सांप्रदायिक दल घोषित कर दिया। तो जब तक कांग्रेस का वर्चस्व था केंद्र की राजनीति में, तब तक जनसंघ को सांप्रदायिक दल के नाम से संबोधित किया जाता रहा। जनसंघ का आधुनिक रूप भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन कांग्रेस का यह प्रचार था, इसके पीछे कोई तर्क नहीं था, कोई तथ्य नहीं था। तो एक निश्चित राजनीतिक विचारधारा को लेकर के राजनीतिक दलों की स्थापना होती है और राजनीतिक दल अपनी निश्चित राजनीतिक विचारधारा को लागू करने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से आर्थिक विचारधारा भी निश्चित होनी चाहिए। जैसे कांग्रेस ने अपने आर्थिक विचारधारा के अंतर्गत समाजवाद को स्वीकार किया था, और यहां तक कि उसने जब उसके पास सत्ता थी तो उसने प्रस्तावना में भी समाजवाद शब्द का उल्लेख कर दिया, पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख कर दिया। तो इस प्रकार से प्रत्येक राजनीतिक दल की अपनी एक निश्चित राजनीतिक विचारधारा और आर्थिक विचारधारा होती है। इसी प्रकार से जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों दल हैं, दो दल हैं, और एक दल चाहता है केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली हो, दूसरा दल कहता है राज्य सरकार को अधिक शक्तियां मिलनी चाहिए। तो ये राजनीतिक विचारधारा है। एक केंद्र को शक्तिशाली बनाने के पक्ष में है, दूसरा राज्य को शक्तिशाली बनाने के पक्ष में है। ये राजनीतिक विचारधारा। फिर नेतृत्व, यह सबसे प्रमुख है। दल का नेतृत्व किसके हाथ में है? नेता कौन होता है? नेता वह है जो लोगों को खींचता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसमें एक आकर्षण होता है, उसके व्यक्तित्व में, उसकी आंखों में, उसकी बातों में, उसके हाव भाव में जिसमें आकर्षण होता है, वही एक सफल नेतृत्व कर सकता है। तो नेता किस प्रकार का है, किस प्रकार की प्रकृति का है, उसके नेतृत्व पर ही, उसके अध्यक्षता में ही दल आगे बढ़ता है और विकास के मुकाम को प्राप्त करता है। तो जैसे कहते हैं मुखिया मुख सो चाहिए, तो मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। जो दल का जो प्रमुख नेता होता है वह कितना प्रभावकारी है, वह जनता में किस प्रकार से प्रभाव उत्पन्न करता है, लोगों को अपनी बातों से, तथ्यों और तर्कों से किस प्रकार से अपनी ओर आकर्षित करता है, ये नेतृत्व का ही कमाल होता है। फिर प्रवृत्ति, राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रवृत्ति होती है और इस प्रकार की प्रवृत्ति के आधार पर भी अनेक दलों का निर्माण किया जाता है। इसमें 4 प्रकार की प्रवृत्ति देखी जाती है। नंबर 1, जो समूह या जो राजनीतिक दल प्राचीन रीति रिवाजों और परंपराओं को प्राप्त करना चाहता है, लागू करना चाहता है, उसे प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल कहते हैं। दूसरा है जो वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन नहीं चाहता, चलने दो, जैसा चलना चलने दो, परंपरागत।
उसे अनुदारवादी विचारधारा कहते हैं। जो तीसरा है, जो वर्तमान व्यवस्था में सुधार करना चाहता है उसे सुधारवादी विचारधारा कहते हैं। और जो वर्तमान व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी उपायों का सहारा लेता है उसे क्रांतिकारी विचारधारा कहते हैं। तो दुनिया के सभी राजनीतिक दलों को इन 4 वर्गों में आप बांट सकते हैं। जैसे अमेरिका में अनुदार दल है, वह वर्तमान व्यवस्था में सुधार का पक्षधर नहीं है, इसीलिए आज वहां पर सम्राट का पद नाम मात्र का होने के बावजूद बना हुआ है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स किसी काम का नहीं है लेकिन फिर भी बना हुआ है। प्रिवी काउंसिल का कोई उपयोग नहीं है लेकिन अभी भी प्रिवी काउंसिल जीवित है। वर्तमान व्यवस्था में सुधार का अनिच्छुक होता है अनुदारवादी दल। जैसे नाजी फांसी दल, ये सब प्रतिक्रियावादी थे, ये सब प्रतिक्रियावादी थे जो पुरानी परंपरा को फिर से लागू करने के पक्ष में थे। तो इस प्रकार से दुनिया के सभी देशों में अलग अलग प्रकार के राजनीतिक दल हुआ करते हैं। तो ये हुआ राजनीतिक दलों की विशेषताएं। अब जरा देखें राजनीतिक दलों के कार्य कौन कौन से हैं। पहला, शासन का संचालन। चुनाव में भाग लेते हैं, चुनाव में जीत गए, बहुमत मिल गया, सरकार बनाइए, सरकार बना करके शासन का संचालन कीजिए। ये शासन का संचालन। यदि बहुमत नहीं मिला, अल्पमत में आए, शासन का विरोध करिए, शासन की आलोचना करिए और आलोचना करके सरकार को हमेशा सजग रखिए, सावधान रखिए। उसके द्वारा की गई गलतियों, उसके द्वारा होने वाले भूलों और चूकों का पूरा फायदा उठाइए। आप अवसरवादी बन करके सरकार का पोल खोलिए। तो ये शासन का संचालन करना अथवा विरोध और आलोचना करना। और इस प्रकार से आप हमेशा पूरे समय में आप कोई न कोई एक आंदोलन हमेशा जारी रखिए ताकि आपकी सजगता के बारे में जनता को पता चले और जनता भी अपनी बातों को आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचा सके। तीसरा, चुनाव में भाग लेना। राजनीतिक दलों का यह मुख्य औजार है, मुख्य माध्यम है, ये चुनाव में भाग लेते हैं। और चुनाव में भाग राजनीतिक दल यदि नहीं लिए तो उस चुनाव का कोई अर्थ नहीं है। तो चुनाव में भाग लेना इनका मुख्य माध्यम होता है। फिर जनमत निर्माण करना, जनता के बीच प्रचारित करना, प्रचार करना और जनमत को अपनी ओर आकर्षित करना, ये जनमत निर्माण है। फिर राजनीतिक शिक्षा देना। विशेष करके 1950 के बाद हमारे देश में जो राजनीतिक दल हुए, इन्होंने राजनीतिक शिक्षा देने के मार्ग में बहुत काम किया। इसी प्रकार से जब 1850 में पहली बार कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय भी कांग्रेस ने अनेक प्रकार के ऐसे कार्य किए जो लोगों के सामाजिक सांस्कृतिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सहायक हुए। तो राजनीतिक दल केवल राजनीतिक गतिविधियों में ही भाग नहीं लेते, अपितु यह उनका दायित्व माना जाता है कि वे समाज सुधार के लिए भी कार्य करें, लोगों को अपनी संस्कृति का पहचान कराएं। तो राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सभी प्रकार के कार्य करना काम ये राजनीतिक दल के द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद आता है एक कड़ी के रूप में, एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। किस किस के बीच कड़ी के रूप में? एक तरफ जनता है, दूसरी तरफ सरकार है। जनता की इच्छा को सरकार तक पहुंचाना, सरकार की गतिविधियों, सरकार के कार्यों, सरकार के निर्णयों के बारे में जनता को बताना। तो इस प्रकार से ये कड़ी के रूप में काम करते हैं। और आखिरी है सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां। ये जैसे 1917 में जब सामवादी क्रांति सोवियत संघ में हो गई, तब वहां के साम्यवादी दल ने पूरे देश में प्रचार का काम किया, जनता की सेवा की और साम्यवादी ढांचे में लोगों को ढालने में बहुत काम किया था। क्योंकि केवल साम्यवादी व्यवस्था के द्वारा सरकार का ही संचालन पर्याप्त नहीं होता, अपितु उसके अनुरूप वातावरण भी बनना चाहिए। तो वातावरण बनाने का काम साम्यवादी दल ने किया। इसी प्रकार से जैसे हम किसी भी देश में प्रजातंत्र की स्थापना करते हैं, तो प्रजातंत्र का मतलब केवल चुनाव होना और सरकार बहुमत के द्वारा संचालित होना, यही प्रजातंत्र नहीं है। प्रजातंत्र के अनेक पक्ष होते हैं। जब यह जीवन का एक अंग बन जाता है,
एक जीवन की शैली बन जाती है। हर व्यक्ति जब प्रजातांत्रिक जीवन की शैली अपनाता है तब उस देश में प्रजातंत्र सफल होता है। भारत में प्रजातंत्र इसलिए सफल हुआ क्योंकि भारत में प्रजातंत्र हमारे जीवन की एक शैली बन गई है, जीवन का एक ढंग बन गया है। लेकिन प्रजातंत्र सफल नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वहां पर केवल राजनीतिक स्तर पर ही प्रजातंत्र की स्थापना की गई। बाकी सब चीजें अगड़म बगड़म कुछ भी चलती रही, केवल चुनाव हो जाना प्रजातंत्र नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से देखते हैं कि हर देश में जहां कहीं भी प्रजातंत्र सफल है तो प्रजातंत्र सफल वही होता है जब प्रजातंत्र व्यक्ति के जीवन का एक आदत बन जाता है, तब जाकर के किस देश में प्रजातंत्र सफल होता है। तो ये है राजनीतिक दलों के कार्य। अब देखें राजनीतिक दलों के प्रकार। दुनिया के विभिन्न देशों की राजनीतिक दलों की प्रवृत्ति का यदि हम अध्ययन करें, अवलोकन करें, तो हमें 3 प्रकार की पद्धतियां देखने को मिलती हैं। एक एकल राजनीतिक दल या एक दलीय राजनीतिक दल, एक दलीय पद्धति। दूसरा है द्विदलीय पद्धति, तीसरा है बहुदलीय पद्धति। जहां पर एक दलीय पद्धति होती है वहां पर तानाशाही होती है। एकमात्र दल का अस्तित्व होने का मतलब तानाशाही है। जैसे चीन, जैसे हिटलर का जर्मनी, जैसे मुसोलिनी का इटली, जैसे सोवियत संघ का साम्यवादी दल। यहां पर जो भी गतिविधियां होती थी ये सब उसी साम्यवादी दल के माध्यम से होते थे या नाजी और फांसीवादी दल के माध्यम से होते थे। अन्य दल बनाने की मनाही होती है। आप जो भी संगठन बनाएंगे वो सब साम्यवादी दल के अधीन रहकर काम करेंगे। तो साम्यवादी दल एक दलीय व्यवस्था है। एक दलीय व्यवस्था को प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं माना जाता। दूसरी चीज द्विदलीय पद्धति, जहां पर 2 दल होते हैं, दोनों के बीच 19 और 20 का अंतर होता है, 20 और 21 का अंतर होता है। इसे श्रेष्ठ और आदर्श राजनीतिक दल व्यवस्था माना जाता है। इस माने में 2 ही दल प्रमुख हैं, 2 ही देश दुनिया में हैं, एक अमेरिका, दूसरा इंग्लैंड। यहाँ की पद्धति द्विदलीय है और दोनों के बीच 19-20 का अंतर होता है। ज्यादा का अंतर नहीं होता। 55 और 45 मैक्सिमम हुआ, 55 और 45 का रेशियो होता है। उससे ज्यादा 60 और 40 कभी नहीं हुआ। दोनों दल इस प्रकार से 19-20, 20-21, 21-22 इस प्रकार से होते रहते हैं। तो द्विदलीय पद्धति को प्रजातंत्र के लिए आदर्श व्यवस्था माना जाता है। और तीसरा है बहुदलीय पद्धति, जितने व्यक्ति उतने दल। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है हमारा भारत। गली कूंचों में आपको दल मिलेंगे। 3 दल मिलकर के मान लीजिए संगठन बनाते, एकीकृत होने की कोशिश करते हैं। 6 महीने, साल भर, 2 साल के बाद जब यह 3 दलों का दल जब विघटित होता है तो 3 मिले थे 15 के रूप में फूट करके बाहर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल में यदि सम्मिलित हुआ तो उसको पद चाहिए, उसको सत्ता चाहिए, उसका मान सम्मान होना चाहिए। वो कहीं भी जाए तो हजारों की भीड़ उसका स्वागत करने के लिए सामने आना चाहिए। और 6 महीने के लिए तक उसको यदि मान लीजिए किनारे कर दिए तो फिर वह दल से विद्रोह कर लेता है और अपने चेले चपाटों सहित बाहर निकल आता है। एक नए दल का निर्माण हो जाता है। भारत में केवल बीएसपी, बसपा, बहुजन समाज पार्टी, इस एक दल को छोड़कर के जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी राजनीतिक दलों में इसी प्रकार से विघटन हुआ है। एक भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं उस एक को छोड़ करके जिसमें विघटन न हुआ हो। विघटन क्यों होता है? सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, प्रलोभन के लिए। तो भारत के जितने भी राजनीतिक दल हैं, एक तो कोई विचारधारा नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई आदर्श नहीं, केवल एक कुर्सी। अभी देखिए INDIA बना है, मैं उसे इंडिया नहीं कहता, उसे INDIA कहता हूं। बना है, क्यों बना है? एक व्यक्ति का विरोध करने के लिए 26-28 दल मिलकर के एक संगठन बना रहे हैं। फलेगा वो? उद्देश्य क्या है? एक व्यक्ति को हटाना।
यदि आप जिस व्यक्ति को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए वह हट गया, दूसरा व्यक्ति आ गया, तो यह भी तो संभव है कि जो दूसरा व्यक्ति आएगा वह इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। संभव है। और इन राजनीतिक दल जो INDIA बनाए हैं, इनका उद्देश्य निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। और निगेटिव के द्वारा आप पॉजिटिव लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। भारत में राजनीतिक दल हजारों की संख्या में रजिस्टर्ड हैं। क्यों हैं? क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा ये इनको फायदा मिलता है कि इनकम टैक्स की बचत होती है। राजनीतिक दलों पर इनकम टैक्स नहीं लगता। हमारा देश इस प्रकार की विडंबनाओं से संचालित होता है। जो लोग इनकम टैक्स नहीं देते वही इनकम टैक्स की दरें तय करते हैं। अनेक प्रकार की चीजें हैं। तो ये राजनीतिक दल के बारे में एक संक्षिप्त सी जानकारी हुई, इसके सैद्धांतिक पक्ष की थोड़ी सी जानकारी हुई। अब हम अगली चर्चा में भारत में जो राजनीतिक दल है इसकी चर्चा करेंगे। आपको धन्यवाद।